नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के कासिमपुर में 660 मेगावाट की यूनिट का लोकार्पण किया है। इसमें पहले सीएम ने यूनिट को डिजाइन देखी। लोकार्पण के बाद वो जनसभा के मंच पर पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में हमने सेवा की, तब कोई नहीं आया। 22 महीने हो चुके हैं, क्लास अटेंड हमने की, अब ये अंतिम 1 महीने में आकर क्लास टॉप करना चाहते हैं, कैसे संभव हो सकता है। वहीं इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। 1 करोड़ छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी दिए जा रहे हैं। स्मार्टफोन से पढ़ाई भी की जा रही है, बच्चे पढ़ेंगे भी, आगे बढ़ेंगे भी। वहीं पिछली सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें पैसा खा जाती थी, अब सरकार दीवारों से पैसा निकालने का काम कर रही है और जनता की सेवा कर रही है, लेकिन विपक्ष परेशान हो रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर ने उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे दी है। अपनी गति अब पकड़ने लगी है। प्रदेश में आज ओमिक्रॉन ने जोरदार मौजूदगी दर्ज करा दी है। प्रदेश में अब ओमिक्रॉन के 18 और कोरोना के 992 नए मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से प्रशासन में खलबली मच गई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि सोमवार को कोरोना के 1,66,353 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 992 नए केस सामने आए। प्रदेश में कुल एक्टिव केसों की संख्या 3,173 पहुंच गई है। इसके साथ ही प्रदेश में ओमिक्रॉन के भी 18 नए मामले मिले हैं। इससे पहले प्रदेश में ये संख्या 8 थी, जो अब 26 पहुंच गई है। तो कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर भी राजधानी लखनऊ से आ रही है। उत्तर प्रदेश में अब वीकेंड कर्फ्यू लग सकता है, ये जानकारी सामने आ रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ आज समीक्षा बैठक करेंगे। 6:30 बजे का समय था, लेकिन अब कुछ समय बाद ही ये समीक्षा बैठक भी हो जाएगी और थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे और वीकेंड कर्फ्यू पर बातचीत करेंगे अधिकारियों के साथ कि क्या कर्फ्यू लगाना सही है। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि चुनाव का भी समय है, जनसभाएं चल रही हैं, रैलियां चल रही हैं, लोगों की मौजूदगी होती है। स्कूल कॉलेज हालांकि बंद हो चुके हैं, सार्वजनिक स्थल पर जाना अब बंद हो चुका है, मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना जरूरी होगा। लेकिन क्या वीकेंड कर्फ्यू लगेगा, क्योंकि सूबे में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। अनूप कुमार सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप कुमार के पास के चलते हैं। अनूप, वीकेंड कर्फ्यू को लेकर योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्या बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक में क्या कुछ निकलने वाला है? अनूप, देखिए, ये बैठक 6:30 बजे शुरू होनी थी। चूंकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, उसके बाद लोक भवन में एक कार्यक्रम था, उसमें अभी कार्यक्रम खत्म हुआ है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में थोड़ा सा विलंब है। अभी करीब 15 मिनट के बाद टीम 9 के साथ बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। चूंकि अहम मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में आज 992 जो कोरोना संक्रमित लोग निकले हैं, 18 लोग ओमिक्रॉन के भी आ गए हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं स्थिति खराब होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के संक्रमण, ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ता नजर आ रहा उत्तर प्रदेश में। सुबह मैंने लाइव में भी बताया था कि 63 ऐसे जिले थे जहां कोरोना संक्रमण फैल चुका था, अब वो 73 हो चुके हैं। यानी 75 में से अब 73 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर कोरोना संक्रमण फैल चुका है। तो ऐसे में स्थिति खराब है। ये कहा जा सकता है कि आज इस पर कोई निर्णय इस पर लिया जा सकता है, क्योंकि टीम 9 बैठक में चर्चा होगी इसको लेकर के कि उत्तर प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू कितना इम्पोर्टेंट है इसको कोरोना की कमर तोड़ने के लिए। बिल्कुल अनूप कुमार सिंह, ये आपका कहना बिल्कुल लाजमी है और सही भी है कि अब सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। वापस आपके पास लौटेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में लगी हुई है। ऐसे में अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल भी लगातार बैठकें और जनसभाएं कर रही हैं। वही हमारी संवाददाता अनुप्रिया पटेल से खास बातचीत में कहा है कि बीजेपी के साथ सीटों पर मंथन जारी है। सुनिए सीटों को लेकर क्या कुछ कहा है अनुप्रिया पटेल ने, जब हमारी संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। जोर शोर से विधानसभा चुनाव की तैयारी में अपना दल भी जुटा हुआ है। इस पर खास बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्री व अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। अनुप्रिया जी, आपका पहले तो जनता टीवी पे स्वागत है। बहुत धन्यवाद। इस वक्त चर्चा में है कि आप अखिलेश यादव की तरह आपका झुकाव है। कहा जा रहा है कि आप कहीं अखिलेश यादव से तो नहीं गठबंधन कर लेंगे बीजेपी को छोड़कर? भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पे हमारी
चर्चा जारी है तो मुझे लगता है इस प्रकार के प्रश्न की या संभावनाओं की कोई गुंजाइश ही नहीं है। नहीं, अभी अखिलेश यादव का भी बयान है, तो अनुप्रिया अगर अपने पद से इस्तीफा देंगी तो इसके बारे में सोचा जाएगा। नहीं, हमें क्या करना है हमारी पार्टी तय करेगी। उनकी सलाह के लिए बहुत शुक्रिया। इससे पहले अभी आपका कहीं आपका जनसभा था तो वहां पे आपके एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी, तो उन्होंने कहा कि हम बुंदेलखंड सीट की 19 सीटों में से 5 सीटों पर दावा कर रहे हैं और बीजेपी से हमारी लगातार मांग है कि बीजेपी ये 5 सीट हमें दे। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर हमने काम किया है, पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले में संगठन भी है, तो हमारी जो सूची जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें प्रदेश के कोने कोने से सीटें हैं, लेकिन फिलहाल चर्चा का दौर जारी है, इसलिए कहां से हम कौन सी सीट लड़ने जा रहे हैं इस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। कोशिश होगी कि हम दोनों मिलकर जहां भी लड़ें जीतें। अनुप्रिया जी, क्या अपना दल जो है वो सिर्फ पिछड़े वर्ग की बात करती है या सर्व समाज की बात करती है? नहीं, हम सबकी बात करते हैं, लेकिन समाज में जो हाशिए पर पड़ा हुआ है लड़ना तो उसके लिए पड़ता है ना। तो जो पीछे है, जो हाशिए पर पड़ा हुआ है, जिसके जो अपने अधिकारों से वंचित है, उसके लिए किसी को तो संघर्ष करना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। तो अपना दल आवाज उठाता है। ओबीसी वर्ग की जनगणना को लेकर क्या कहेंगी? हमारी पार्टी इसकी पक्षधर है और इसके पक्ष में हमने हमेशा मांग भी की है और हम चाहते भी हैं कि सरकार ऐसा फैसला करे। 69 शिक्षक भर्ती के तमाम अभ्यर्थी अभी भी धरनारत हैं, आंदोलनरत हैं, तमाम सड़कों पे बैठे हुए। उनकी मांग है कि जो 6000 सीटें आपने दी है, बल्कि हमारा तो जो घोटाला हुआ है 19,000 सीटों पे हुआ। आपने भी उनसे मुलाकात की थी? नहीं, मेरे साथ जो बातचीत हुई थी उसके आधार पे 6000 सीटें सरकार ने क्रिएट करके इस समस्या का समाधान किया है। आगे अभी मुझ तक कोई बात आई नहीं है। आखिरी मेरा सवाल है, इस समय जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में धर्म जो है वो मुद्दा बना हुआ है। लगातार बीजेपी कह रही है कि अयोध्या का में मंदिर का निर्माण जारी है, काशी की तैयारी है और मथुरा में भी हम जाने वाले थे। इस बयान को आप कितना समर्थन करती हैं सहयोगी पार्टी के तौर पे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक विचारधारा है, वो उस पर काम करते हैं। अपना दल सामाजिक न्याय की विचारधारा को लेकर कमजोर वंचित वर्गों के लिए लड़ता आया है। हम अपनी विचारधारा पे काम करते हैं। हर पार्टी को अपनी विचारधारा को आगे लेकर चलने का अधिकार है। कितनी सीटों की मांग करने वाली है अनुप्रिया जी? सीटों की संख्या पर कोई टिप्पणी नहीं, कुछ तो बता दीजिए। बातचीत चल रही है, आप देखेंगे कुछ बहुत अच्छा होगा। पिछले चुनाव में आप 11 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, मगर इस बार कितनी मांग है? बताया जा रहा है कि आप 25 सीटों की मांग कर रही हैं। इस बार कितनी सच्चाई है? इस बार बहुत कुछ अच्छा ही होगा। मतलब आप बताना नहीं चाह रही? होप फॉर द बेस्ट। ये थी अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल का साफ तौर पे कहना था कि देखिए, हमारा बीजेपी से गठबंधन जारी है और जारी रहेगा। तमाम अटकलें लगाई जा रही है जो कि गलत है। और रही बात सीट की, तो हमारी बात उस पर जारी है, सहमति होगी तो हम बताएंगे। कैमरामैन शनि के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी की ओर से दिए गए विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी में रोष नजर आया है और ऐसे में मैनपुरी के सपा सदर विधायक राजकुमार यादव ने गैर मर्यादित बयान देकर पलटवार भी किया है। नंदगोपाल नंदी की ओर से दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव एक संस्कारी पिता के संस्कारी पुत्र हैं। सुनिए। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि गृह राज्य मंत्री को बचाने के लिए बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही। अन्नदाता देख रहा है कि किसानों पर गाड़ी मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ने अपने पिता के इशारे पर चढ़ाई है, लेकिन मंत्री को बचाना यह दिखाता है कि बीजेपी के अंदर कोई भी नैतिकता नहीं बची। बीजेपी सरकार के लिए किसानों की कोई कीमत नहीं रही। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बचाना यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री लगातार अपराधी प्रवृत्ति के अपने नेताओं को संरक्षण दे रहे हैं। किसानों पर गाड़ी चढ़ाने में एसआईटी की रिपोर्ट आ गई। आरोप पत्र दाखिल हो गया कि मंत्री के बेटे ने सुनियोजित साजिश के तहत किसानों की हत्या कराई गाड़ी चढ़ाकर, और उससे पहले मंत्री ने धमकी दी थी। मंत्री की सह पर ही यह घटना हुई। शुरुआती दौर में 120 एफआईआर में उनका नाम था, लेकिन उसके बाद निकाल दिया गया। यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी हत्यारे गृह राज्य मंत्री को बचा रही है। देश का अन्नदाता जिसको अपमानित कर रही भाजपा सरकार मंत्री को बनाकर, मंत्री को अपने पद पर रखकर उनको सबक सिखाएगी 2022 के भी चुनाव में, यदि शीघ्र ही उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया। बरेली में आज सुबह कांग्रेस की मैराथन में भगदड़ मच गई। सुबह 10 बजे हुई इस घटना में इससे कई बच्चियां भी भीड़ में दब गई। दरअसल मैराथन में भीड़ ज्यादा होने से आयोजक व्यवस्थाओं को संभाल नहीं सके और
बिशप मंडल इंटर कॉलेज के मैदान में सुबह 10 बजे दौड़ शुरू होते ही आगे दौड़ रही बच्चियां धक्का लगने से गिर गई। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद पीछे से आ रही भीड़ उन पर चढ़ गई। चीख पुकार के बीच भगदड़ में कई बच्चियां घायल हो गई। घटना के कवरेज को लेकर कांग्रेस के नेता मीडिया कर्मियों से बदसलूकी भी उतारू हो गए। शहर की पूर्व मेयर और कांग्रेस नेता सुप्रिया एरन से तो हद ही कर दिया। उन्होंने कहा कि वैष्णो देवी में भी भगदड़ मच सकती है, तो ये तो बच्चियों की भीड़ है, यहां क्यों नहीं मच सकती है। केंद्र सरकार ने आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर स्कूलों में 1 जनवरी से 7 जनवरी तक सूर्य नमस्कार कराने का फैसला लिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र के इस फैसले का विरोध जताते हुए कहा कि सूर्य नमस्कार सूर्य पूजा का ही रूप है और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार से ऐसे कार्यक्रम न कराने और मुस्लिम छात्र छात्राओं से इनसे शामिल न होने की अपील कर डाली है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह ने अपने बयान में कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक है। इसी सिद्धांत पर हमारा संविधान लिखा गया है। स्कूलों के पाठ्यक्रम भी इसी आधार पर बने हुए हैं, लेकिन वर्तमान सरकार इस सिद्धांत से भटक चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय सचिव ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 30 राज्यों में सूर्य नमस्कार योजना चलाने का फैसला किया है। इसके तहत पहले चरण में 30,000 स्कूलों को शामिल किया गया है। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराया जाना है। 26 जनवरी को भी एक कार्यक्रम प्रस्तावित है, लेकिन ये एक असंवैधानिक कृत्य है। तो वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर जितेंद्र नारायण त्यागी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश में नफरत पैदा कर रहा है और बच्चों की मानसिकता बदलने की कोशिश कर रहा है। अब हम आपको सुनाते हैं कि पूर्व में रहे वसीम रिजवी और अब त्यागी बन चुके का क्या कहना है इस विषय पर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस देश में नफरत पैदा कर रहा है, बच्चों की मानसिकता को बदलने की कोशिश कर रहा है। कट्टरपंथी मानसिकता मुसलमानों में पैदा की जा रही है। इसीलिए जब हम कहते हैं तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि भारत में अगर रहना है तो वंदे मातरम कहना है, राम राम कहना है। ये भारतीय संस्कृति है, इसको मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से आ रही है। उत्तराखंड सचिवालय में कोरोना की दस्तक दी है। स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार पांडे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो स्वास्थ्य सचिव ने खुद को आइसोलेट कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले आ रहे हैं और इससे पहले उत्तराखंड दौरे पर केजरीवाल थे, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके साथ और लोग भी जो उनसे मिले हैं, उनके संपर्क में आए हैं, वो भी अपने आप को आइसोलेट कर दिए हैं। और ये बड़ी खबर आ रही है, जो सचिव हैं उत्तराखंड सचिवालय की, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वो अपने आप को आइसोलेशन में कर दिए हैं। और साथ में और लोगों से आग्रह किया है कि जो भी हमारे संपर्क में अभी 3 दिन के पहले आए हों, वो भी अपने आप को आइसोलेट कर दें। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड सचिवालय में कोरोना ने दस्तक दी है और स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार पांडे कोरोना की जद में आ चुकी हैं। कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई है और खुद को स्वास्थ्य सचिव ने अपने आप को आइसोलेट कर दिया है। वहीं उत्तराखंड में चल रही भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का आज मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र यानी खटीमा में समापन हो गया है। यात्रा का समापन करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी खटीमा पहुंचे थे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भाजपा सरकार में पूरे देश में सड़कों का जाल बिछ गया है। अब दिल्ली से देहरादून की दूरी कम हो चुकी है, मानसरोवर यात्रा भी आसान हो चुकी है। भाजपा सरकार ने दूरी को कम करने का काम किया है। उन्होंने तमाम उपलब्धियां गिनाते हुए यह भी कहा कि सरकार कई योजनाएं चालू कर दी है, जो कि अब लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा मसूरी पहुंची। इस दौरान यात्रा में भाजपा के दिग्गज नेता शौर्य डोभाल और सांसद अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा के नेता शौर्य डोभाल ने कहा कि भाजपा प्रदेश में स्थायी सरकार देना चाहती है और इस बार 60 पार का लक्ष्य रखा गया है और बीजेपी पूरा करेगी, जिसको लेकर काम भी किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है, जिसका फायदा सीधे तौर पर आम लोगों को मिल रहा है।
जनता में जा रहे हैं अपने 4.5 साल के कार्यकाल को लेकर और अपने सेंटर और स्टेट के कार्य को लेकर, और हम जनता से आशीर्वाद मांगेंगे कि हमको एक और मौका दिया जाए कि जो हम काम कर रहे हैं वो हम करते रहें। फिर पुष्कर सिंह धामी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, और अपने 5 माह के शासन काल में हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक संदेश देने का काम किया है, जनता के बीच में एक भरोसा पैदा करने का काम किया है कि इस प्रदेश का अगर विकास कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर सकती है। इसीलिए यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है जहां भी जा रहे हैं। यूकेडी यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी आज कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कोटद्वार विधानसभा की कार्यकारिणी के साथ बैठक की, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में काशी सिंह एरी ने बताया कि आज की बैठक कार्यकारिणी के सदस्यों से विचार विमर्श कर कोटद्वार से प्रत्याशी घोषित करने के लिए की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेंगे और हमारी पार्टी अपने 16 प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। वहीं जल्द ही बाकी प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी जाएगी। प्रत्याशियों का चयन होना है तो हमारे यहाँ के जितने भी सीनियर साथी हैं उनसे विचार विमर्श करके कौन प्रत्याशी सही होगा उस पर विचार विमर्श करने आया हूँ। इसके बाद मैं हरिद्वार जाऊंगा, फिर देहरादून। मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली केवल और केवल उत्तराखंड का दल है। बाकी तो सत्ता की राजनीति करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं और सत्ता मिल जाने के बाद उत्तराखंड को लूटते हैं। उत्तरकाशी में युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बड़कोट पुलिस ने ग्राम थानके स्थित दुकान में पीस चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान जयवीर लाल को पुलिस ने करीब 5 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद बरामद माल के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना बड़कोट पर धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हरिद्वार के मंगलौर नगर पालिका के बाहर तालाब की खुदाई को लेकर पिछले 129 दिनों से धरने पर बैठे किसानों का धरना समाप्त हो गया है। एसडीएम ने किसानों को जूस पिलाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों का धरना समाप्त करवा दिया। आपको बता दें कि मंगलौर कस्बे में जलभराव की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण भारतीय किसान यूनियन के साथ मिलकर पिछले 4 महीनों से लगभग 129 दिन हो चुके हैं और पालिका मंगलौर के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। नगर पालिका प्रशासन पर जलभराव की समस्याओं को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार भी लगा चुके हैं, इसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई थी। जिस समस्या का समाधान हुआ वह समस्या यहाँ 20 साल से चली हुई आ रही थी। मोहल्ला टोली के जो लोग थे मोहल्लेवासी वो इतनी गंदगी में रह रहे थे, बरसात हो जाती उनके घरों में 3-3 फीट पानी हो जाता, पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं था। यहाँ नगर पालिका को नोटिस दिया गया लेकिन कुछ कार्रवाई थोड़ी हल्की हुई, जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहती वह नहीं हुई। हमने फिर यहाँ धरना लगाया। आज 129 दिन के बाद में जो वह समस्या थी उसका पूर्ण रूप से समाधान हो गया। वे मोहल्ला वासी अब राहत की सांस लेंगे। हमारे संज्ञान में ये बात लाई गई तो हमने उन्हें आश्वस्त किया कि जोहड़ तालाब की भूमि वो हमारा मूल काम है, उसको खाली कराना, और उसी के क्रम में उसको खाली कराया गया। हम वो धन्यवाद के पात्र हैं, हमारी बात से संतुष्ट हुए, उनके द्वारा आज धरना समाप्त किया गया। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें रफ्तार के साथ। यूपी में 75 में से 66 जिलों में कोरोना की दस्तक। नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ में कोरोना संक्रमण की भरमार। लगातार लोग हो रहे हैं कोरोना के शिकार। अमेठी में मलिक मोहम्मद भारतीय इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लगाया कैंप, जिसमें 15 से 18 साल तक बच्चों को लगाई जा रही कोविड की वैक्सीन। देहरादून में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने की ऑपरेशन इस्माइल अभियान की समीक्षा। इस अभियान के तहत अब तक 1072 लोगों को परिजनों से मिलाया गया। रुद्रप्रयाग में विधायक भरत चौधरी ने किया 1 करोड़ 85 लाख से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास। लंबे समय से क्षेत्र की जनता कर रही थी सड़क का इंतजार। फतेहपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन। शहीदों की शहादत को किया गया नमन। बादा में ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस ने शहर की काशीराम कॉलोनी में अचानक छापेमारी की कार्रवाई। पुलिस ने मादक पदार्थ बरामद कर आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। लक्सर से होकर गुजरने वाली 16 ट्रेन निरस्त। 20 रेलगाड़ियों का रूट बदलकर चलाया जाने का निर्णय। मथुरा में बाइक सवार मां बेटे एम्बुलेंस का हुआ शिकार। अस्पताल जाते समय रास्ते में दर्दनाक हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
आगरा में हत्या का मुख्य आरोपी पुलिस टीम से मुठभेड़ में गोली लगने से हुआ घायल। बदमाश के पास से पुलिस ने बाइक, तमंचा और कारतूस किया बरामद। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, फेक करेंसी सप्लायर पकड़े गए। वहीं करीब 40,000 का फेक करेंसी हुआ बरामद। फतेहपुर में पुलिस के सामने जमकर हुई मारपीट और ईंट पत्थर चले, 4 लोग हुए घायल। घायलों को नजदीकी अस्पताल में किया गया भर्ती। बिजनौर में मेडिकल कॉलेज की छात्रा ने हॉस्टल में की आत्महत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। हरदोई में भीषण सड़क हादसे में भाई बहन की मौत, पिता पुत्र समेत 3 जख्मी। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकराई गाड़ी। बाराबंकी में डायल 112 नंबर की गाड़ी ढो रही पुलिसकर्मियों का परिवार। वीडियो बनता देख पुलिसकर्मी में मची हड़कंप। बरेली में अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव की अस्पताल में हालत बिगड़ी। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लाया गया। भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। अलीगढ़ में बिजली मोटर में लगी भीषण आग। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 6 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। बादा में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का किया प्रयास। आगरा में नाबालिग किशोरी की अश्लील वीडियो बनाकर युवकों ने वायरल करने की दी धमकी। पीड़िता के पिता की शिकायत पर मामला हुआ दर्ज। पुलिस जांच में जुटी। देश की बड़ी निजी कंपनियों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। पदाधिकारियों ने मुजफ्फरनगर जिला मुख्यालय पर दिया ज्ञापन। मेरठ में जनता टीवी का खबर का असर। प्रसपा की रैली में अव्यवस्था के मामले में पुलिस ने आयोजक के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। बुलंदशहर में स्याना हिंसा प्रकरण में मुख्य आरोपी योगेश राज की जमानत सुप्रीम कोर्ट से हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने योगेश राज को 7 दिन में सरेंडर करने का निर्देश दिया। हरिद्वार के भोगपुर पथरी और अलावपुर में अवैध खनन का खेल जारी। बड़े बड़े डंपर ओवरलोडिंग स्टोन क्रशरों पर पहुंचा रहे हैं अवैध खनन सामग्री। चंदौली में चुनाव से पहले पुलिस अधीक्षक ने 41 उप निरीक्षकों का किया तबादला। बड़े पैमाने में फेरबदल से पुलिस महकमे में हड़कंप। दिल्ली मेरठ रासना एक्सप्रेस वे पर कार की टक्कर से किसान की मौत। ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। कानपुर में अरबों रुपए घोटाले के आरोपी और रोटो मैप ग्रुप के चेयरमैन विक्रम कोठारी का निधन। ब्रेन हेमरेज समेत कई गंभीर बीमारियों से थे ग्रसित।